हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैमिली फाइनेंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैमिली बजट के बारे में, फिर सेविंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं BA 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 9 और माइनर पेपर 6, यानी होम साइंस का मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का क्लास चलने वाला है। आप सभी को क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि इसमें याद करने वाला बात कुछ है ही नहीं। छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछा गया है और एकदम आसान आसान ही पूछा गया है, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना तो आपको आप खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसा टॉपिक इसमें मेजर पेपर 9 में दिया गया है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है। जो भी क्लास कराया जाएगा सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज फैमिली फाइनेंस, यानी पारिवारिक वित्त क्या है। तो ध्यान से सुनना है कि मान लीजिए कि आपके घर में हर महीने कुछ पैसे आते हैं, जैसे पापा की सैलरी से या किसी का बिजनेस से। तो अब उन पैसों से घर का खर्च चलता है, जैसे खाना हुआ, कपड़े, पढ़ाई में या बिजली का बिल में। तो इन सभी चीज़ का खर्चा उस पैसा से ही निकलता है। अगर हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देंगे तो महीने के अंत में पैसा कम पड़ सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम पहले से सोच करके चलते हैं कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और थोड़ा पैसा भविष्य के लिए भी रखना है। तो इसी समझदारी को हम क्या कहेंगे, पारिवारिक वित्त कहते हैं। यानी आसान भाषा में और एक लाइन में आपको याद रख लेना है कि घर के पैसों को सही तरीके से चलाना ही पारिवारिक वित्त कहलाता है। तो इसका कुछ उद्देश्य भी होता है जो कि आपको जान लेना है। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो घर का खर्च अच्छे से चलाना है, बेकार खर्च को रोक देना है और कुछ पैसे बचा कर के भी रखना है और भविष्य के लिए तैयार भी रहना है। तो भविष्य में बीमारी हो सकती है आपको, या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए भी खर्चा हो सकता है, शादी के लिए भी आपको खर्चा चाहिए होगा। तो इसीलिए इसका कुछ उद्देश्य होता है, इसके बचा कर रखने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। तो छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं कि अगर घर की इनकम जो है 10,000 है और हम 8,000 खर्च करके 2,000 बचा लेते हैं, तो यह अच्छा पारिवारिक वित्त माना जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि समझदारी से पैसा चलाना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिवारिक वित्त। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल पूछा गया है आपसे, अगला टॉपिक से पूछा गया है कि फैमिली बजट क्या होता है और इसकी महत्व क्या है। तो पारिवारिक बजट का क्या मतलब होता है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि हर महीने आपके घर में कुछ पैसा आता है। अगर हम बिना योजना के ही खर्च करेंगे तो पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम पहले से तय करते हैं कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, जैसे खाना पे कितना खर्च करना है, पढ़ाई पे कितना, दवाई पे कितना, बिजली बिल पे कितना। तो इसी योजना को पारिवारिक बजट कहा जाता है। तो आसान शब्द में एक लाइन में याद कर लेना है कि आय के अनुसार खर्च की पहले से बनाई गई योजना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। मतलब हम इनकम के अनुसार ही क्या करते हैं, पहले से ही तय कर लेते हैं कि किसमें कितना खर्च करना है। तो ये जो योजना हम बनाते हैं इसी को हम बोलते हैं पारिवारिक बजट। तो इसका क्या महत्व है, क्यों हम योजना बनाते हैं, क्यों हम बचाते हैं, तो इसका कुछ महत्व है जिसमें आपको पहला पॉइंट याद कर लेना है। तो पहला पॉइंट है कि अनावश्यक खर्च रोकता है। इसका कहने का मतलब है कि हम सिर्फ चीज़ों पर खर्च करते हैं, फालतू खर्च इससे कम हो जाता है। अगर हम योजना बनाते हैं और इसको बचाने की कोशिश करते हैं तो फालतू खर्च कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बचत बढ़ता है। इसका कहने का मतलब है कि बजट बनाने से हम कुछ पैसे बचा पाते हैं जो भविष्य में काम आता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मुसीबत में मदद करता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर अचानक कोई बीमारी हो जाए या ज़रूरत आ जाए आपको पैसों की, तो बचाया हुआ पैसा उस वक्त काम आता है। चौथा नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राथमिकता समझ में आती है। मतलब इसका कहने का है कि हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ जरूरी है और कौन सा नहीं है। और पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्थिक अनुशासन सिखाता है। इसका कहने का मतलब है कि यानी पैसे को सही तरीके से खर्च करने की आदत बनती है, तो इससे हम अनुशासन सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि अगर घर की इनकम 10,000 है और हम पहले से ही तय कर ले कि
5,000 खाने में खर्च करना है और 2,000 आप पढ़ाई में खर्च करना है और 1,000 बिजली बिल में और 2,000 बचा लेना है। तो ये क्या है, तो यह एक अच्छा पारिवारिक बजट है जो कि पहले से ही सोच समझ के खर्च किया गया है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फैमिली बजट क्या होता है। एक बात हम आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो उस पर हम दावा नहीं करेंगे कि मैच करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हाँ इतना आपको इससे हेल्प हो जाएगा कि अगर फैमिली बजट पूछे आपसे या इसका महत्व पूछे या फैमिली बजट पे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कम से कम इतना तो पता हो कि फैमिली बजट होता क्या है और इसका महत्व भी अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसमें इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आपको कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा। तो बस यही करना है आपको कि क्वेश्चन नहीं देखना है कि क्वेश्चन मैच करेगा, ये सब नहीं देखना है। आपको करना क्या है कि टॉपिक आपको बस याद रखना है। आपके दिमाग में इतना फिट होना चाहिए कि फैमिली बजट क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपको पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बना लेंगे। तो अगला सवाल पूछा गया है आपसे सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे पूछा गया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि मान लीजिए कि आपके घर में हर महीने कुछ पैसा आता है। अब आप उन पैसों के साथ 2 काम करते हैं। कौन सा 2 काम करेंगे, तो या तो आप उन्हें संभाल करके रख सकते हैं या तो आप उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी बचत। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले सेविंग की, तो बचत का मतलब होता है कि पैसा खर्च न करके सुरक्षित रखना। मतलब पहला पॉइंट हम आपको बताए थे कि या तो आप बचाएंगे या नहीं तो आप उस क्या करेंगे, बढ़ोतरी करने का कोशिश करेंगे। तो पहला आप कौन सा काम करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, सेविंग, या तो सेविंग करेंगे नहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे ताकि पैसा दोगुना हो। तो बचत किसको बोलते हैं, तो बचत का मतलब होता है कि पैसा खर्च न करके सुरक्षित रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बैंक में जमा कर देना या फिर घर में ही पिगी बैंक में किसी में भी जमा करके रखना। तो इसमें क्या होता है कि पैसा सुरक्षित रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। सेविंग में क्या होता है कि ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश का मतलब होता है कि उसी बचाए हुए पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से वो बढ़ सके। फॉर एग्जांपल के लिए कि शेयर बाजार में लगाना या फिर म्यूचुअल फंड में लगाना या फिर किसी ज़मीन में। वैसे आप गांव में देखते होंगे कि क्या होता है कि कोई इंसान है जो कि क्या करता है कि वो इतना सा ज़मीन खरीदता है, खरीद करके क्या करता है उसको बेच देता है या फिर किराए पर लगा देता है। इससे क्या होता है कि वो जो थोड़ा पैसा लगाता है उससे दोगुना उसको पैसा मिल जाता है। तो वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है क्यों करता है, ताकि उसको और पैसा मिल सके, पैसा की बढ़ोतरी हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास 1,000 है और आपने उसे बैंक में रख दिया तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि आपने सेविंग किया, लेकिन आपने उसे किसी काम में लगा दिया ताकि वह 1,200 बन जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे निवेश, इन्वेस्टमेंट कहेंगे हम उसको। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है फैमिली इनकम से का सोर्स क्या है, ये पूछा गया है आपसे। इसमें आपको याद रखना है कि आय का मतलब होता है कि घर में आने वाला पैसा। आय का क्या मतलब होता है कि घर में आने वाले पैसा को ही हम आय बोलते हैं। यह पैसा अलग अलग तरीकों से आ सकता है और इन्हीं तरीकों को आय के स्रोत कहते हैं। तो इन्हीं तरीका को हम क्या कहते हैं, आय के स्रोत। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आखिर पैसा आता कहाँ से है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है वेतन से, यानी सैलरी से। तो जब घर का कोई सदस्य नौकरी करता है तो उसे हर महीने जो पैसा मिलता है उसको हम वेतन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि व्यवसाय से आता है, यानी बिजनेस से आता है। अगर कोई अपना दुकान या व्यापार करता है तो उससे जो लाभ होता है वो आय का स्रोत होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है किराया से, यानी किराया, रेंट से। तो अगर घर या दुकान किराए पर दी गई हो तो उससे मिलने वाला पैसा भी आय ही होता है, इनकम का स्रोत ही होता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है ब्याज, ब्याज से भी आता है। तो बैंक या किसी योजना में पैसा जमा करने पर जो अतिरिक्त पैसा मिलता है उसे ब्याज कहा जाता है। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है पेंशन। नौकरी से रिटायर होने के बाद हर महीने मिलने वाला पैसा पेंशन कहलाता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। तो आजकल क्या होता है कि आजकल कई परिवार में एक से ज़्यादा लोग कमाते हैं, जैसे पापा हो या फिर मम्मी हो या फिर दोनों कमा रहे होंगे, तो इससे घर की कुल आय बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आय के स्रोत होंगे परिवार उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होता है। फॉर
एग्जांपल के लिए कि पापा की सैलरी मान लीजिए कि 15,000 है और मम्मी का मान लेते हैं कि 5,000 है और किराया से 3,000 और आ रहा है, तो कुल आय कितना हो जाएगा? तो कुल आपका घर का इनकम हो जाएगा 23,000। तो 23,000 उस परिवार की इनकम है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ फैमिली इनकम कहाँ कहाँ से आता है। अगला सवाल पूछा गया है कि उपभोक्ता व्यवहार क्या है। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि जब हम बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने गए, मोबाइल खरीदने या खाने पीने का कोई भी चीज़ खरीदने गए, तो हम पहले सोचते हैं कि क्या लेना है, क्यों लेना है और किस दुकान से लेना है। तो हम जो सोचते हैं, जैसा फैसला लेते हैं और चीज़ खरीद करके उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। तो अब एक आसान तरीके से हम आपको और समझाते हैं कि खरीदने से पहले क्या करते हैं, सोचते हैं, और खरीदते समय निर्णय लेते हैं और खरीदने के बाद उसका उपयोग करते हैं। तो ये तीनों चीज़ हम करते हैं, तो उसी को हम उपभोक्ता व्यवहार कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है हमारी ज़रूरतें, हमारी पसंद, हमारी आदत और हमारी सोच। ये सभी चीज़ इसमें शामिल होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपको मोबाइल खरीदना है और आप सोचते हो कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, फिर कीमत और फीचर देख करके निर्णय भी लेते हो, लेकिन खरीदने के बाद इसे इस्तेमाल भी करते हो, तो ये पूरा प्रोसेस उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का क्या महत्व है? तो उपभोक्ता व्यवहार को समझना दुकानदार और कंपनियों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं और कैसे खरीदते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल पूछा गया कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो ध्यान से सुनना है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम अकेले निर्णय नहीं लेते हैं, कई बात हमारे दिमाग में चलती रहती है और फैसले को प्रभावित भी करती है। तो इन्हीं बातों को उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि कौन कौन सी कारक है जो कि प्रभावित करती है। तो पहला आपको याद रखना है इनकम, यानी अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो महंगी चीज़ खरीद सकता है और कम आय वाला व्यक्ति सस्ती चीज़ ही चुनेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है शिक्षा। इसका कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चीज़ों को गुणवत्ता और उपयोग को समझ करके खरीदता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है संस्कृति। इसका कहने का मतलब है कि हमारी परंपराएं और रीति रिवाज भी खरीदारी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि त्योहार पर खास चीज़ें खरीदी जाती है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है सोशल स्टेटस, यानी सामाजिक स्थिति। इसका कहने का मतलब है कि समाज में हमारी स्थिति भी खरीदारों को प्रभावित करती है। और पांचवा पॉइंट विज्ञापन। इसका कहने का मतलब है कि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के विज्ञापन हमें नई चीज़ खरीदने के लिए आकर्षित भी करती है। छठा पॉइंट है कि व्यक्तिगत पसंद, यानी हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। किसी को लाल रंग पसंद आता है, तो किसी को नीला, तो किसी को पीला, ऐसा पसंद आ जाता है। तो हर व्यक्ति का पसंद भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर दो दोस्त मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, एक के पास ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेगा, महंगा मोबाइल ही खरीदेगा, लेकिन दूसरे के पास कम पैसा है तो वो सस्ते मोबाइल ही लेने का कोशिश करेगा। तो यही अंतर आय और पसंद के कारण होता है। तो इनकम और पसंद के कारण ये अंतर आ जाता है। तो हम क्या खरीदते हैं, यह हमारी आय, सोच पर और समाज पे और पसंद पर निर्भर करता है। तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इसको प्रभावित करती है। अगला सवाल पूछा गया है कि उपभोक्ता संतुष्ट क्या है। तो इसका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल के लिए कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि कपड़ा खरीदते हैं, मोबाइल या फिर खाने की कोई भी चीज़, तो हमें उससे खुशी मिलती है या फिर नहीं मिलती है, यही उपभोक्ता संतुष्टि कहलाती है। तो अगर खरीदी गई वस्तु हमारी उम्मीद के अनुसार या उससे बेहतर होती है तो हम क्या होते हैं कि खुश हो जाते हैं, यानी हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर खरीदा हुआ वस्तु, कपड़ा जो भी है, वो अच्छा नहीं लगा तो हम क्या होते हैं कि संतुष्ट नहीं होते हैं उससे। तो आसान तरीके से आपको समझना है एक लाइन में कि खरीदी गई चीज़ से मिलने वाली खुशी ही उपभोक्ता संतुष्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि 500 का जूता आप खरीद रहे हैं, लेकिन अगर जूता आरामदायक है, अच्छा से चल पा रहे हैं आप उसमें और आपको पसंद आया, तो आपको क्या होगा कि संतुष्टि मिलेगा। लेकिन अगर जूता खराब हो जाए या आपको पसंद ना आए तो आप क्या होंगे कि असंतुष्ट हो जाएंगे। तो अब इसका क्या महत्व है, तो महत्व भी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पूछा गया है, लेकिन हम इसका इम्पोर्टेंस भी आपको समझाते हैं। तो संतुष्ट ग्राहक फिर से वही चीज़ खरीदता है
और दूसरा बात आपको याद रखना है कि वह दूसरों को भी इसके बारे में अच्छी बात बताता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, ऐसा टी शर्ट बहुत अच्छा है, सस्ता में मिलता है, तो आप क्या करते हैं अपने दोस्तों को भी बताते हैं उस चीज़ के बारे में। तो इससे दुकानदार और कंपनी को फ़ायदा भी हो जाता है। आई होप आपको इसका महत्व भी याद रहे। तो अगला क्वेश्चन है कि विवेकपूर्ण उपभोग, इसका क्या कहने का मतलब है कि जब हम अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदते हैं तो इसे विवेकपूर्ण उपभोग कहा जाता है। यानी हम अपनी इनकम को और ज़रूरत को ध्यान में रख करके ही खर्च करते हैं, बेकार की चीज़ों पर पैसा नहीं उड़ाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण उपभोग। तो इसमें क्या होता है, तो पहले ज़रूरत को समझा जाता है, फिर उसी हिसाब से खरीदारी करना पड़ता है, और फिर क्या होता है कि अनावश्यक खर्च से बचना भी पड़ता है, थोड़ा पैसा भविष्य के लिए बचाना भी पड़ता है। तो इसमें रेशनल कंजप्शन में यही चीज़ होता है, आपको भी याद रखना है। छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि आपके पास 1000 है, अगर आप सिर्फ ज़रूरत की किताबें या कॉपी खरीदते हैं तो यह विवेकपूर्ण उपभोग कहलाएगा। लेकिन अगर आप लेकिन आप अगर बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं तो यह सही नहीं है, ये विवेकपूर्ण उपभोग नहीं कहलाएगा। आपको क्या करना है कि सोच समझ करके ही खर्च करना है, इसी को हम विवेकपूर्ण उपभोग कहते हैं। तो इसका क्या लाभ होता है, सोच समझ करके खर्च करने से क्या लाभ होता है कि पैसे की बचत होती है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और भविष्य के लिए पैसा बचता भी है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। इसका कहने का मतलब है कि जब हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या इंटरनेट पर कोई विज्ञापन देखते हैं तो वह हमारे मन पर असर डालता है। तो विज्ञापन से नई नई चीज़ें के बारे में बताता है, विज्ञापन हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताता है और यह भी दिखाता है कि वह चीज़ कितनी अच्छी है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो जानकारी देता है, हमें नए उत्पाद और उनकी विशेषताओं के बारे में पता भी चलता है। और दूसरा पॉइंट कि पसंद को प्रभावित करता है, यानी विज्ञापन देख करके हमें कोई चीज़ पसंद आने लग जाती है। तीसरा पॉइंट कि खरीदने की इच्छा भी बढ़ता है, यानी कई बार हम विज्ञापन देख करके तो तुरंत खरीदने का मन बना लेते हैं। चौथा पॉइंट कि अनावश्यक खरीदारी भी कराता है। इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ों की खरीद कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि आपने टीवी पर चॉकलेट का विज्ञापन देखा और पहले आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विज्ञापन देखने के बाद आपका मन किया कि हमें वो चॉकलेट खरीदना है, लेना है। तो यही है विज्ञापन का प्रभाव। तो इसी तरीके से विज्ञापन क्या करता है कि प्रभाव डालता है, आपको खरीदने के लिए आकर्षित कर ही लेता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पारिवारिक वित्त और उपभोक्ता व्यवहार में क्या संबंध है। तो हम आपको बताते हैं कि पारिवारिक वित्त और उपभोक्ता व्यवहार एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। तो पारिवारिक वित्त हमें बताता है कि घर में कितना पैसा है और उसे कैसे खर्च करना है। तो उपभोक्ता व्यवहार क्या बताता है कि ये बताता है कि हम उस पैसे को किस तरह खर्च करते हैं और क्या क्या खरीदते हैं। तो आसान तरीके से एक लाइन में याद रख लेना है कि पैसा कितना खर्च हुआ उसको हम पारिवारिक वित्त बोलेंगे, और पैसा कैसे खर्च होता है उसको हम बोलेंगे उपभोक्ता व्यवहार। यानी दोनों में क्या संबंध है तो हम आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट याद रख लेना है कि अगर परिवार की आय कम है तो हम सस्ती चीज़ें खरीदते हैं और ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर आय ज़्यादा है तो हम महंगी चीज़ खरीदेंगे और अनावश्यक चीज़ भी खरीद लेते हैं। तीसरा पॉइंट कि अगर हम समझदारी से खर्च करेंगे तो बचत बढ़ेगा और परिवार मजबूत भी होगा। चौथा पॉइंट कि अगर हम बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो पैसा की कमी भी हो जाएगी, इससे आर्थिक स्थिति भी घर की खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपके घर में 10,000 रुपये हैं, अगर आप सोच समझ करके खर्च करते हैं तो पैसा बचेगा, लेकिन अगर आप बेकार की चीज़ों में खर्च करते हैं तो पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो यही दिखाता है कि उपभोक्ता व्यवहार और पारिवारिक वित्त को प्रभावित कैसे करता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों का रिलेशन समझ में आ गया होगा। एक में क्या होता है कि एक में होता है कि कितना खर्च हुआ ये पता चलता है एक से, लेकिन एक में पता चलता है आपको कि पैसा कैसे खर्च होता है। अब हम करने वाले हैं लॉन्ग में क्वेश्चन। तो वहाँ पे पारिवारिक वित्त के बारे में अर्थ दिया हुआ था, लेकिन प्रकृति और महत्व के बारे में क्वेश्चन नहीं दिया गया था वहाँ पे, तो शॉर्ट में नहीं दिया गया था, तो आपको लॉन्ग में पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया फैमिली बजट से। तो फैमिली बजट के बारे में भी हम शॉर्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका टाइप और इसका एडवांटेज इसके बारे में हम नहीं पढ़े थे, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि
फैमिली बजट कितने प्रकार की होती है? तो फैमिली बजट 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है संतुलित बजट। इसका कहने का मतलब है कि जब इनकम मतलब है इसका कि जब आय और व्यय दोनों समान हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसी को हम कहेंगे संतुलित बजट, यानी जितना कमाया उतना खर्च हुआ, तो इसको हम बोलेंगे संतुलित बजट। और दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद कर लेना है कि दूसरा पॉइंट का मतलब है कि असंतुलित बजट। दूसरा प्रकार होता है असंतुलित बजट। इसका कहने का मतलब है कि कमाई कम हुआ लेकिन खर्चा ज़्यादा हो गया, इसी को हम बोलेंगे असंतुलित बजट। तीसरा टाइप कौन सा है? तीसरा टाइप है अधिशेष बजट। इसका कहने का मतलब है कि कुछ पैसा बच जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अधिशेष बजट। तो ये क्यों जरूरी है, अब आपको ये भी जानना है कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो यह क्या करता है कि खर्च पर नियंत्रण रखता है, बचत को बढ़ाता है और कर्ज लेने से भी बचाता है और परिवार को योजना बना करके चलाना सिखाता है और भविष्य के लिए तैयार भी करता है। इसीलिए पारिवारिक बजट जरूरी होता है। छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपके घर के इनकम 10,000 है, 6,000 आप खर्च कर देते हैं, 2,000 आप जरूरी के काम के लिए रख लेते हैं, जरूरी के काम में खर्च कर देते हैं और 2,000 आप क्या करते हैं कि बचा करके रख लेते हैं, तो ये एक अच्छा फैमिली बजट माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि पैसा को पहले से सोच समझकर खर्च करने की योजना को ही पारिवारिक बजट कहा जाता है। तो आई होप कि आपको इसका तीनों प्रकार याद रहेगा और इसका क्या फ़ायदा था वो भी हम आपको समझा चुके हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या करता है। 5-6 पॉइंट हम आपको बताए थे कि बचत में बढ़ावा देता है, कर्ज लेने से बचाता है और नियंत्रण पर खर्च भी रखता है और परिवार को योजना बनाना भी सिखाता है, योजना बना करके चलना सिखाता है और भविष्य के लिए तैयार रखता है कि भविष्य में अगर कोई भी समस्या आए तो उससे परिवार क्या करे, अगला सवाल पूछा गया है सोर्सेस ऑफ फैमिली इनकम एंड देयर इम्पोर्टेंस। इसका कहने का मतलब है कि सोर्सेस ऑफ फैमिली इनकम में हम आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि कहाँ कहाँ से आखिर पैसा आता है। तो कहाँ कहाँ से आता है, सैलरी से आता है, बिजनेस से आता है, किराया से आता है या फिर पेंशन से, तो इन सभी जगह से आता है और इसका क्या महत्व है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, आपको रीड कर लेना है। तो चलिए हम आगे समझाते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर ये भी हम पढ़ा चुके हैं। अगला है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड हाउ इट बी अचीव। तो हम आपको ये समझाए थे लेकिन अब ये समझाना है आपको, तो हम आपको समझा देते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले आपको जान लेना है कि उपभोक्ता संतुष्ट का क्या मतलब है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे इस्तेमाल करने के बाद हमें खुशी मिलती है तो उसको उपभोक्ता संतुष्ट कहते हैं, यानी ग्राहक को खरीदी गई वस्तु या सेवा से कितना संतोष मिला, कितना खुशी हुआ, उसी को हम उपभोक्ता संतुष्ट बोलते हैं। तो अब इसको कैसे मतलब कि ये मिलता कब है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी आपको जानना है। तो जब वस्तु हमारी उम्मीद के अनुसार हो या हमारी उम्मीद से बेहतर हो तो ये हमें मिल जाती है। तो संतुष्टि कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि अच्छी गुणवत्ता देने से संतुष्टि को बढ़ाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट कि सही और उचित कीमत रखा जाए और तीसरा अच्छी सेवा देना और चौथा ग्राहक की ज़रूरत को समझना। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने एक बैग खरीदा है, अगर वो मजबूत है, अगर वो बैग मजबूत है एकदम और लंबे समय तक चल सकता है यानी टिकाऊ बैग है तो आप क्या होंगे कि संतुष्ट होंगे। लेकिन अगर वो जल्दी ही टूट जाए, बैग खराब हो जाए या फट जाए तो उसे क्या होंगे आप कि असंतुष्ट हो जाएंगे। तो आपको हम इसका कुछ महत्व भी समझाते हैं, यानी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का कुछ महत्व भी होता है। तो क्या महत्व है, तो संतुष्ट ग्राहक फिर से वही चीज़ खरीदने की कोशिश भी करता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको बैग अच्छा लगेगा तो आप क्या करेंगे कि वो बैग आप बार बार खरीदेंगे। तो और उसके बारे में आप क्या करेंगे, दूसरों को बताएंगे भी और फिर क्या करेंगे कि इससे क्या होगा कि आपके बार बार खरीदने से, दूसरों को बताने से, प्रचार प्रसार करने से कंपनी को और दुकान को इससे फ़ायदा हो जाता है। तो यही इसका महत्व था। हम आपको समझा चुके हैं कि ये मिलता कैसे है, उसमें भी हम आपको समझा चुके हैं और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रेशनल कंजप्शन के बारे में हम आपको समझा चुके हैं। तो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे वेस्टफुल कंजप्शन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि विवेकपूर्ण उपभोग का क्या मतलब होता है। तो विवेकपूर्ण उपभोग का मतलब होता है कि सोच समझकर और ज़रूरत के अनुसार खर्च करना। अब हम बात करते हैं वेस्टफुल कंजप्शन की, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है अपव्ययी उपभोग।
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे और बेकार की चीज़ों पर पैसा खर्च करना ही अपव्ययी उपभोग कहलाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम आपको समझाते हैं कि विवेकपूर्ण उपभोग में क्या होता है कि हम जरूरी चीज़ें ही खरीदते हैं और पैसा भी बचाते हैं और भविष्य के लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टफुल कंजप्शन की, यानी अपव्यय उपभोग की अगर हम बात करें, तो बिना जरूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं और बाद में परेशानियां होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास 1000 रुपये है, अगर आप किताब या जरूरत की चीज़ें के सामान खरीदते हैं तो उसको हम विवेकपूर्ण उपभोग बोलेंगे। लेकिन अगर आप बेकार की चीज़ें खरीद लेते हैं तो अपव्ययी उपभोग उसको कहा जाता है। तो लॉन्ग में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फैमिली फाइनेंस और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, तो ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फैमिली बजट, यानी फैमिली बजट के टॉपिक से सारा क्वेश्चन है पूछा गया आपसे। फैमिली बजट आपको पता ही है क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ से रीड कर लेना है। फैमिली बजट कितने तरीके का होता है ये भी हम आपको अभी तुरंत ही बताए हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका क्या एडवांटेज है फैमिली बजट का, ये भी हम आपको तुरंत समझाए थे कि क्या लाभ होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फैमिली बजट, ये हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो ये हम आपको समझाएं। एक अच्छा पारिवारिक बजट ऐसा होना चाहिए जिसे बनाना और अपनाना दोनों आसान हो। इससे क्या होगा कि इससे परिवार के पैसा सही तरीके से चल पाएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसकी विशेषता में कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, यानी बजट आसान होना चाहिए ताकि हर सदस्य समझ सके। दूसरा कि लचीला होना चाहिए, यानी जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किया जा सके। और तीसरा कि व्यवहारिक होना चाहिए, यानी बजट असली स्थिति के अनुसार होना चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं होना चाहिए, तो रियल लाइफ पे आधारित होना चाहिए। चौथा पॉइंट की सही अनुमान होना चाहिए इसमें, यानी आय और खर्च का सही हिसाब होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट कि पहले जरूरी चीज़ें पर खर्च किया जाए। और छठा पॉइंट कि बजट में बचत के लिए जगह जरूर होना चाहिए। सातवां पॉइंट कि परिवार के सभी सदस्य इसे समझ सके और पालन कर सके, तो सभी के लिए समझने योग्य होना चाहिए। और आठवां पॉइंट कि समय समय पर सुधार भी इसमें किया जा सके, मतलब ज़रूरत के अनुसार बजट को अपडेट करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8 पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर बजट बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा तो कोई नहीं मानेगा उसको, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आसान होगा और सही तरीके से बनाया होगा तो उसका पालन सब करेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि पारिवारिक बजट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं तो हमें कुछ ज़रूरती बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात कौन सा ध्यान रखना चाहिए कि आय का सही अनुमान लगाना चाहिए, यानी सबसे पहले ये जानो कि घर में कितना पैसा आ रहा है। गलत अनुमान से बजट भी बिगड़ जाता है। दूसरा पॉइंट कि जरूरी खर्च को पहले रखना चाहिए, बजट में सबसे पहले लिखना चाहिए, जैसे कि खाने में कितना खर्च करना है, पढ़ाई में, दवाई में, बिजली में, तो इन चीज़ों को सबसे पहले पैसा देना चाहिए, इनमें सबसे पहले खर्च करना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि अनावश्यक खर्च कम करो, यानी फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च करने से बचो, जैसे बिना जरूरत की चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। चौथा पॉइंट बचत के लिए पैसा अलग रखना चाहिए, यानी हर महीने थोड़ा सा पैसा बचा करके जरूर रखना चाहिए भविष्य के लिए। पांचवा पॉइंट इमरजेंसी के लिए भी पैसा रखना चाहिए, यानी अचानक बीमारी आ जाए या फिर ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए भी पैसा बचा कर रखना चाहिए। छठा पॉइंट समय समय पर बजट को देखना चाहिए, अगर आय या खर्च बदलता है तो बजट भी बदलना चाहिए, यानी बजट को समय के अनुसार सुधारना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 10,000 रुपये आपके पास हैं, 6,000 आप ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करते हैं, 2,000 आप बचा लेते हैं, 1,000 आप इमरजेंसी के लिए रखते हैं और 1,000 आप कुछ और अन्य काम के लिए भी रखते हैं, तो ये सबसे बेहतर प्लान माना जाता है। अगला टॉपिक है आपका सेविंग का क्या मतलब हो, ये हम आपको समझा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी हो चुका है। सेविंग का ऑब्जेक्टिव ये आपको समझ में आ जाएगा, रीड कर लेना है। तो निवेश का क्या उद्देश्य होता है ये भी हम आपको समझाए थे, तो ये भी याद रखना है। कितने तरह का सेविंग होता है तो ये हम आपको बताते हैं कि कितने तरह। तो बचत करने के लिए हम पैसों को अलग अलग जगह पर सुरक्षित रख देते हैं, तो इन जगहों को ही बचत के साधन कहा जाता है। तो कौन कौन सा जगह है, कहाँ कहाँ हम रखते हैं, तो सबसे पहला कि बचत खाता, यानी सेविंग अकाउंट्स।
इसका मतलब है कि बैंक में खाता खोल करके पैसा जमा हम कर देते हैं या ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब है कि पैसा एक निश्चित समय के लिए बैंक में रखना होता है, इसमें अच्छा ब्याज भी मिलता है। तीसरा पॉइंट आरडी यानी आवर्ती जमा, इसका मतलब है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना है और समय पूरा होने पर अच्छा पैसा मिलता है आपको। चौथा पॉइंट क्या है कि डाकघर बचत योजनाएं, मतलब पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना, और यह भी सुरक्षित और भरोसेमंद होता है, तो यहाँ पे भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये चारों तरीका होता है जहाँ जहाँ आप पैसा बचा करके रख सकते हैं। अगला सवाल निवेश पे पूछा गया है आपसे, तो इसका क्या मतलब है? निवेश का मतलब है कि अपने पैसे को एक जगह लगाना जहाँ से वे बढ़ सके, मतलब पैसा को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग जगह पर खर्च करते हैं यानी निवेश करते हैं, तो इन्हीं को निवेश के साधन कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, शेयर बाजार में करते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड में करते हैं। म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है कि कई लोग का पैसा मिला करके निवेश किया जाता है, इसमें जोखिम कम होता है और लाभ का मध्यम होता है, मतलब लाभ मीडियम होता है, न ज़्यादा लाभ मिलता है न ज़्यादा नुकसान होता है। तो तीसरा पॉइंट कि बॉन्ड में हम खर्च करते हैं, यानी सरकार या कंपनियों को पैसा उधार देना, और इसमें जोखिम बहुत ही कम होता है। चौथा पॉइंट कि सोना, यानी सोने में निवेश करना, और यह सुरक्षित निवेश माना जाता है। पांचवा पॉइंट जमीन में खर्च करना, यानी जमीन या मकान खरीदना, लंबे समय में इसका मूल्य बढ़ता है। छठा पॉइंट बिजनेस में खर्च करना, यानी अपना या किसी व्यवसाय में पैसा लगाना, इसमें लाभ भी हो सकता है या फिर जोखिम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास 1000 है और 1000 रुपया आप शेयर में लगा देते हैं और वहाँ से आपको 1300 रुपया मिल जाता है इन्वेस्ट करने के बाद, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे निवेश। तो अगला सवाल पूछा गया कि बचत और निवेश का पारिवारिक जीवन में क्या महत्व पड़ता है? तो बचत और निवेश दोनों परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं और भविष्य को सुरक्षित भी रखते हैं। तो बचत से क्या होता है कि बचत से परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है और अचानक बीमारी, नौकरी में समस्या या किसी जरूरत के समय यह पैसा काम आ जाता है। तीसरा पॉइंट कि यह परिवार को तनाव और चिंता से भी बचाता है। तो निवेश से पैसा बढ़ता है और भविष्य में इसका ज़्यादा आय भी मिलता है। इससे बड़े लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं और घर खरीदा जा सकता है, बच्चों की पढ़ाई भी करवाई जा सकती है, और यह महंगाई के प्रभाव से भी बचाता है। तो दोनों में कुछ महत्व भी होता है। तो पहला महत्व क्या है कि जब बचत और निवेश दोनों साथ में होता है तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनता है, लेकिन जब परिवार आत्मनिर्भर बनता है तो भविष्य सुरक्षित रहता है। अगला सवाल है कि निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो निवेश करते समय सबसे पहले अपनी आय और जोखिम लेने की क्षमता को समझ लेना चाहिए। इसके बाद सही जानकारी प्राप्त करके ही निवेश करना चाहिए, और सभी पैसे को एक जगह निवेश नहीं करना चाहिए बल्कि विभिन्न साधनों में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा दीर्घकालीन योजना भी आपको बनानी चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्पों को ही सबसे पहले महत्व देना चाहिए, यानी प्राथमिकता देना चाहिए आपको। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक एक टॉपिक, बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको बना करके लिख देना है। जितना भी एग्जाम्पल हम आपको दिए वो एग्जाम्पल भी याद रखना है। एग्जाम में कुछ ना आए तो डिफिनेशन ही कम से कम लिख देना है, एग्जाम्पल ही लिख देना है, इससे भी नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। सारा का सारा आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा।